हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम महासागरीय निक्षेप के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। महासागरीय निक्षेप में कल अध्ययन किया था हमने। आज उससे आगे हम करेंगे अध्ययन जैविक पदार्थ का। समुद्रों में अब जो जैविक पदार्थ हैं उनका निर्माण कैसे होता है, जो जैविक पदार्थ हैं वो कैसे बनते हैं। समुद्रों में जो जैविक पदार्थ हैं उनका निर्माण जो जीव जंतु है समुद्र के, उनके अस्थिपंजर और वनस्पतियों के जो अवशेष है उनके द्वारा ये जैविक पदार्थों का निर्माण होता है। देखो, सागरीय जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष इनमें शामिल होते हैं जैविक पदार्थों में। इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। जो जैविक पदार्थ हैं इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। और इन जैविक पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग हैं, तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ। दूसरा है अगाध सागरस्थ या पेलेजिक पदार्थ। इन दो भागों में इन्हें बांटा जाता है, जैव पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों को। कार्बनिक पदार्थ या जैव पदार्थ निर्माण किस तरह से हो रहा है? समुद्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अस्थिपंजर प्लस जो वनस्पति है, सागरीय वनस्पति है, उनके अवशेष, उनके जो अवशेष है इनका निर्माण होता है उनसे। इसके अलावा जो सागरीय तरंग होती है, जैसे सागरीय तरंग द्वारा जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों में विघटन एवं रासायनिक परिवर्तन इनमें होता रहता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उस वजह से ये पंख और रेत में बदल जाते हैं। ये जो पदार्थ है, जो देखो सागरीय तरंगों के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे इनमें विघटन होता है, तो ये पंख और रेत में बदल जाते हैं। और इनका जो जमाव है वो सागर तली पे हो जाता है और इनमें चूने के कार्बोनेट पाए जाते हैं। ये जो पदार्थ है इन सभी में चूने के कार्बोनेट पाए जाते हैं। चूने के कार्बोनेट इनमें पाए जाते हैं। तो पहले जैसे तट तलवासी या नेरेटिक पदार्थ है, यानी तट के पास ही इनका एक तो निर्माण होता है। अब ये जो नेरेटिक पदार्थ है इनका जो निर्माण किस प्रकार से हुआ है? जो नेरेटिक पदार्थ है इनका निर्माण जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष से होता है। ठीक है, जो नेरेटिक पदार्थ है उनका निर्माण जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पति के अवशेष के द्वारा होता है। और जो पेलेजिक पदार्थ है इनका निर्माण होता है शैवाल के द्वारा। देखो, समुद्री जो जल है इसमें कई तरह के शैवाल भी पाए जाते हैं, तो उन शैवालों के द्वारा पेलेजिक पदार्थ है उनका निर्माण होता है। तो जैविक पदार्थ किन्हें कहते हैं और नेरेटिक पदार्थ और पेलेजिक पदार्थ इनका निर्माण किस तरह से होता है ये हमने जान लिया है। नेरेटिक पदार्थ निर्माण कैसे हो रहा है? जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष के द्वारा। उसके बाद जो पेलेजिक पदार्थ हैं उनका निर्माण हो रहा है जलीय भाग में कई तरह के शैवाल पाए जाते हैं, उनके कारण पेलेजिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अब इस बारे में देखो विस्तार से पढ़ते हैं नेरेटिक पदार्थों के बारे में। जो नेरेटिक पदार्थ है सागरीय जीवों प्लस वनस्पति से इनका निर्माण हो रहा है और इनका जो जमाव है वो महाद्वीपीय मगन तटों पर पाया जाता है। महाद्वीपीय मगन तट है वहाँ इनका जमाव पाया जाता है। और इनके ऊपर जो भूमिज जमाव है, जो कल हमने पढ़े थे भूमिज जमाव या भूमिज जो जमाव है, जमाव का आवरण पाया जाता है। इनके ऊपर जो भूमिज पदार्थ है उनका आवरण इनके ऊपर पाया जाता है।
इसके अंतर्गत मोलस्क जीव के कोष तथा टुकड़े। इनमें देखो जो मोलस्क जीव है उसके टुकड़े। बात अब देखो नेरेटिक पदार्थ की कर रहे हैं। इसमें मोलस्क जीव कई तरह के इसमें जीव होते हैं। देखो तो नेरेटिक पदार्थ का निर्माण जीवों के अस्थिपंजर के द्वारा हो रहा है, तो इसमें कई तरह के जीव होते हैं, जैसे मोलस्क जीव के टुकड़े, रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रधान और अम्ल प्रधान वनस्पतियों के अवशेष भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। चूना प्रधान अम्ल, देखो चूना प्रधान और अम्ल प्रधान जो वनस्पतियां होती है उसके अवशेष भी होते हैं। ये मोलस्क जीव और रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर ये तो हो गए जीव। उसके बाद चूना प्रधान वनस्पति और अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष इसमें शामिल होते हैं नेरेटिक पदार्थों में। नेरेटिक पदार्थों के बाद पेलेजिक पदार्थ। पेलेजिक पदार्थ का निर्माण शैवालों से होता है। तो ये जो पदार्थ है पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊज कहते हैं। जो पेलेजिक पदार्थ है ये पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें ऊज कहते हैं। ठीक है, पेलेजिक पदार्थ हैं, इन्हें ऊज कहते हैं। उसके बाद चूना और सिलिका। इनमें देखो चूना और सिलिका के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। जो पेलेजिक पदार्थ है चूना और सिलिका, चूना और सिलिका, सिलिका के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट है वो है चूना प्रधान ऊज। पहला है इसका चूना प्रधान ऊज। अब इस चूना प्रधान जो ऊज है इसके भी दो पार्ट होंगे। सबसे पहले देखते हैं चूना प्रधान ऊज क्या है। देखो चूने के अंश की अधिकता के कारण यह पदार्थ अधिक गहराई तक नहीं पाए जाते। अब ये जो पदार्थ है अधिक गहराई तक नहीं पाए जाते हैं। ये देखो पेलेजिक पदार्थ है उसी का ही रूप है ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। चूना प्रधान ऊज ये इनका निर्माण चूने के द्वारा होता है और अधिक गहराई तक ये नहीं पाए जाते हैं। अब अधिक गहराई तक क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि चूना है वो जल में घुल जाता है, इसलिए ये अधिक गहराई तक नहीं पाए जाते हैं। और इनकी स्थिति है वो 1000 फेदम से 2000 फेदम तक होती है, यानी 1000 से 2000 फेदम के बीच इनकी स्थिति होती है चूना प्रधान ऊज की। प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान ऊज को पुनः दो उप भागों में विभाजित किया जाता है। प्रमुख जीव के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, टेरापाड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। इसे फिर दो भागों में बांटेंगे। पहला है टेरापाड, टेरापोड ऊज। दूसरा है ग्लोबिजेरिना ऊज। ठीक है, इन दो भागों में चूना प्रधान ऊज है इसे बांटा जाता है, टेरापाड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। तो पहले बात करेंगे जो टेरापोड ऊज है उसकी। जो टेरापोड ऊज है ये मोलस्क जीव होता है टेरोपाड। ठीक है, मोलस्क जीव टेरोपाड के द्वारा
इसका निर्माण होता है। ठीक है, जो टेरापोड ऊज है इसका निर्माण होता है मोलस्क जीव टेरोपाड के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 80% पाया जाता है, और इन जीवों के जो कोष होते हैं वो पतले होते हैं। इनका जो व्यास है वो 1.5 इंच का होता है, और अयनवर्ती जो सागर है यानी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो अयनवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ यह ऊज 300 से 1000 फेदम की गहराई में पाए जाते हैं। 300 से 1000 फेदम की गहराई में। उसके बाद है ग्लोबिजेरिना ऊज। ग्लोबी इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना जीव के कोष से होता है। चूना प्रधान ग्लोबिजेरिना ऊज, उसके कारण इसका निर्माण होता है। जो जीव है, जीवों के नाम से ही इनका नाम रखा गया है। इसका जो रंग है वो दूधिया होता है, मगर ये अलग अलग रंगों में भी मिलते हैं, जैसे नीला, भूरा, पीला और हरा। इसकी जो संरचना में कैल्शियम 64.47% और सिलिका इसमें 1.64%, खनिज 3.33% इसमें पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज है इसमें ग्लाइकोनाइट। ग्लोबिजेरिना ऊज में जो प्रमुख खनिज है ग्लाइकोनाइट, ये इसमें प्रमुख खनिज है ग्लोबिजेरिना ऊज में। इसके अलावा अन्य खनिज भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, अब्रक है, ये खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये था चूना प्रधान ऊज। अब चूना प्रधान ऊज के बाद है सेकेंड ऊज है सिलिका प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज की तरह ही सिलिका प्रधान जो ऊज है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन पहले बात करते हैं सिलिका प्रधान ऊज के बारे में। देखो, सिलिका अंश की अधिकता के कारण इसे सिलिका युक्त ऊज कहते हैं। सिलिका का मतलब मिट्टी से होता है, ठीक, यानी चूना और मिट्टी के आधार पर इन्हें बांटा गया। सिलिका का मतलब मिट्टी से होता है। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी घुल नहीं पाता है, यानी जो चूना है वो जल्दी घुल जाता है, यानी जो चूना है शीघ्रता से घुलने के कारण अधिक गहराई पे नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सिलिका है, सिलिका ऊज है, ये जल्दी से घुल नहीं पाता है क्योंकि इसका निर्माण चूने के द्वारा नहीं हुआ है। सिलिका यानी रेत से हुआ है, और जो रेत है वो शीघ्रता से घुलती नहीं है, इसलिए ये जो ऊज है ये अधिक गहराई तक पाया जाता है। यह ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाया जाता है सिलिका प्रधान ऊज, और इसका विभाजन भी उसमें मिलने वाले जो जीव है उसके आधार पर किया गया है। इस पहला है इसमें रेडियोलेरियन ऊज, दूसरा है डायटम ऊज। सिलिका प्रधान ऊज है, 2 भागों में बांटा है इसे। पहला है इसमें रेडियोलेरियन ऊज, सेकेंड है इसमें डायटम ऊज। तो 2 भागों में सिलिका प्रधान ऊज है, इसे बांटा गया है। तो पहले हम बात करेंगे ये रेडियोलेरियन ऊज की। देखो, रेडियोलेरियन ऊज का जो निर्माण है वो रेडियोलेरिया, डायटम तथा फोरामिनीफेर जीवों के अवशेष से होता है। इसमें सिलिका का अंश अधिक तथा जो कैल्शियम कार्बोनेट का अंश कम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट केवल 4% इसमें होता है। गहराई के साथ चूने का अंश इसमें घटता जाता है। जो चूना है वो जल में शीघ्रता से
घुल जाता है, इसलिए अधिक गहराई तक चूना इसमें नहीं पाया जाता है। सेकेंड है डाइटम ऊज। डाइटम ऊज का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है। इसमें मृत्तिका का अंश भी पाया जाता है। सिलिका का अंश अधिक होता है। कैल्शियम का अंश इसमें 3 से 30% तक पाया जाता है। स्थल के पास डाइटम ऊज का जो रंग है वो लाल होता है और स्थल से दूर जाने पर इसका जो रंग है पीला या मटमैला हो जाता है और सूखने पर जो डाइटम ऊज है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये डाइटम ऊज थी। इसके बाद अंतिम है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ है, इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ देखो, महासागरीय जल के तापमान में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण कई प्रकार के अकार्बनिक यानी अजैविक पदार्थों का निर्माण होता है और ये महासागरों में जमा हो जाते हैं। इनमें जो प्रमुख पदार्थ हैं उनके नाम हैं डोलोमाइट, सिलिका, लोहा, मैग्नीज, ऑक्साइड, फास्फेट और पायराइट। ये अकार्बनिक या अजैविक पदार्थ है जो महासागरों में जमा हो जाते हैं। तो सागरों में रासायनिक परिवर्तनों के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में इतना अधिक मिश्रण हो जाता है कि इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है। महासागरीय तली में इन पदार्थों का जमाव अधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थ है इनका विस्तार है वो सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है और सबसे अधिक गहराई में ये ही पदार्थ मिलते हैं। तो इनमें जो प्रमुख पदार्थ है वो लाल मृत्तिका है, रेड क्ले। तो अकार्बनिक पदार्थों में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगाध सागरीय जमाव में यानी जो अधिक गहराई में जो जमाव होते हैं उनमें यह सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तीनों महासागरों में ये पाई जाती है लाल मृत्तिका, सबसे अधिक क्षेत्र इसी का है। इसके निर्माण में देखो एल्यूमिनियम के सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है इसमें। उसके अलावा जो ज्वालामुखी के जो विघटित पदार्थ है वो उनका अंश भी इसमें शामिल होता है लाल मृत्तिका में। कुछ मात्रा में सागरीय जीवों के कम घिसने वाले भाग भी इसमें पाए जाते हैं, यानी जो सागरीय जीव है जैसे हड्डी है वो उनकी अस्थि पंजर होते हैं वो कम अगर घिस पाते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। लाल मृत्तिका कोमल, लचीली और चिकनी होती है। सूखने पर यह लाल भूरे रंग के पाउडर में बदल जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा 6.7%, सिलिका युक्त जीवों के अवशेष 2.39% पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी सागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश का मध्य यह पाई जाती है। उसके अलावा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर यहाँ भी यह पाई जाती है। लाल मृत्तिका किसकी जो गहराई है वो 2700 फेदम तक होती है। 2700 फेदम इसकी गहराई होती है, यानी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर लाल मृत्तिका पाई जाती है और सबसे अधिक गहराई पे लाल मृत्तिका है ये पाई जाती है। तो ये सागरीय निक्षेप थे, महासागरीय निक्षेप थे। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद जो लेसन है शेष हमारे महासागरीय भाग में वो है ज्वार भाटा,
महासागरीय धाराएं, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, यानी 3 लेसन हमारे शेष रहे हैं ये जलीय भाग के। इन 3 लेसन के बाद हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।